हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जिस समाजशास्त्री के सिद्धांतों के बारे में पढ़ने वाले हैं वो समाजशास्त्री इतने अधिक प्रसिद्ध रहे हैं अपनी कृतियों को लेकर के, अपने सिद्धांतों को लेकर के, कि उनके बारे में वाई.बी. दामले ने कहा था कि पिछले 50 वर्षों में कोई ऐसा समाजशास्त्र का सिद्धांत नहीं है जो उनसे प्रभावित ना रहा हो। मतलब इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव उनकी लेखनी थी कि जो पिछले 50 वर्षों में जो भी सिद्धांत रहे हैं वो सभी उनसे इफ़ेक्टेड माने जाते हैं। वो जो सिद्धांतकार हैं उनका नाम है पार्सन्स। पार्सन्स के बारे में आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जो पार्सन्स थे इनको माना जाता है कि ये संरचनात्मक प्रकारवादी थे। ठीक है, हमने प्रकारवाद को पढ़ा जहाँ पे जो लोग मानते हैं कि जो समाज के जो विभिन्न घटक हैं वो किस तरीके से योगदान देते हैं समाज को बनाए रखने में। लेकिन ये संरचनात्मक प्रकारवादी क्या करते हैं? संरचनात्मक प्रकारवादी मुख्यतया ये देखने की कोशिश करते हैं कि एक तो योगदान क्या है इकाइयों का, दूसरे किस तरीके से वो इकाइयाँ समाज से संबंधित हैं। ठीक है, ये लोग एक तो योगदान देखने की कोशिश करते हैं कि जो इकाइयाँ हैं समाज की, जो समाज के घटक हैं, जो समाज को बनाते हैं, उनका क्या योगदान है, प्लस वो किस तरीके से समाज से संबंधित है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, इकाई और संरचना के रिलेशन के बारे में भी ये लोग अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। जो इनकी अध्ययन विधि होती है वो मुख्यतया क्षेत्र अध्ययन पे आधारित होती है। फील्ड स्टडी करना ये लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो जो पार्सन्स हैं इन्होंने समाज को मानवीय क्रियाओं से निर्मित माना। मतलब इनका जो सिद्धांत है, जैसे वेबर थे वो भी क्रियात्मक सिद्धांत के थे, तो पार्सन्स भी वैसे ही क्रियात्मक सिद्धांतवादी माने जाते हैं। तो इन्होंने माना कि समाज जो है ये मानवीय क्रियाओं से बना है। तो जब व्यक्ति क्रिया करता है तो मैंने बताया ना कि पैटर्न बन जाता है। मैंने एक काम किया, दोबारा उसी चीज़ को दोहराया, तिबारा दोहराया, तो वो एक पैटर्न बन गया। तो जब व्यक्ति ने क्रिया करी तो प्रतिमान बने। प्रतिमान माने पैटर्न। तो इन्होंने क्रियाओं के आधार पर 4 प्रकार के प्रतिमान बताए हैं। पहला इन्होंने बताया सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, जो सार्वभौमिक रूप से व्यक्ति अर्जित करता है, मतलब क्रियाओं के द्वारा जो वो अचीव्ड करता है। ठीक है। सेकंड होता है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, जो सार्वभौमिक रूप से उसको पहले से ही जन्मजात जो चीज़ उसको मिलती है। थर्ड होता है विशिष्ट अर्जित प्रतिमान और चौथा होता है विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। तो ये 4 प्रकार के पैटर्न इन्होंने बताए। मूल्यों को भी इन्होंने इसी आधार पर बांट दिया कि जो वैल्यूज़ होती हैं, जो मूल्य होते हैं, वो भी 4 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सार्वभौमिक अर्जित मूल्य, जो व्यक्ति जो कि मतलब सर्वत्र समान होते हैं, लेकिन व्यक्ति उनको अपने तरीके से अचीव करता है। उसके खुद की कुछ एफर्ट्स होती हैं, धीरे धीरे वो कर करके सीखता है, लेकिन वो होती सार्वभौमिक ही है। दूसरी होती है सार्वभौमिक प्रदत्त मूल्य, जो कि उसको जन्म से ही धीरे धीरे आदतों में ढल जाते हैं और ये भी सार्वभौमिक ही होते हैं। तीसरे होते हैं विशिष्ट अर्जित मूल्य, जो किसी एक पर्टिकुलर समूह से संबंधित हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर समुदाय से संबंधित हो सकते हैं, और वो व्यक्ति अपनी क्रियाओं से अर्जित करता है। और चौथे मूल्य होते हैं विशिष्ट प्रदत्त मूल्य, जो कि होते तो जन्मजात ही उसको मिलते हैं, लेकिन एक किसी पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर ग्रुप, समुदाय, इनसे संबंधित होते हैं। तो 4 प्रकार के प्रतिमान बताए हैं और 4 प्रकार के मूल्य भी बताए हैं। ठीक है, ये नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट है। क्रिया सिद्धांत के जो प्रणेता हैं ये, तो इनका जो क्रिया सिद्धांत है वो काफ़ी फेमस है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आई थिंक इनके जो सिद्धांत है उसमें यही है। इसी को ज़्यादा इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, तो इसको समझते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, वेबर ने जैसे बताया कि क्रिया क्या होती, तो सबसे पहले इनके अकॉर्डिंग समझते हैं क्रिया क्या होती। ठीक, जैसे वेबर ने बताया था कि जहाँ भी 2 पर्सन हों और वो 2 पर्सन आपस में अर्थपूर्ण तरीके से क्रिया करें। लेकिन पार्सन्स ने कहा कि ये अनिवार्य नहीं है कि पर्सन 2 ही हों। ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि 1 हो या फिर 2 हो।
वो एक भी हो सकता है, वो दो भी हो सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है उद्देश्य, और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए की गई गतिविधि। तो जब कोई कर्ता, वो चाहे अकेला कार्य कर रहा हो, चाहे दो लोगों के साथ कार्य कर रहा हो, चाहे समूह में कार्य कर रहा हो, तो यदि वो कोई लक्ष्य को, कोई उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कोई गतिविधि करता है, कोई एक्शन लेता है, तो उसको इन्होंने सामाजिक क्रिया की श्रेणी में रखा। चाहे फिर उससे कोई प्रभावित हो रहा हो, चाहे ना हो रहा हो। तो अगर कभी पूछता है कि मुख्य अंतर इनके वेबर के और पार्सन्स में क्या है, तो एक तो मुख्य अंतर यही है कि इन्होंने माना कि उद्देश्यपूर्ण गतिविधि, फिर चाहे व्यक्ति एक ही हो या फिर दो हों। और दूसरा जो वेबर है, उन्होंने व्यक्ति की समझ पर ज़्यादा जोर दिया और इन्होंने व्यक्ति के उद्देश्य पर ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने बोला कि समझ परक और प्रभावित होना चाहिए, और इन्होंने बोला कि उद्देश्य परक और उसका एक गतिविधि होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ कि इन्होंने एक ही पर्सन की गतिविधि वो उद्देश्यपूर्ण हो, उसको क्रिया माना। क्रिया के तीन आवश्यक घटक इन्होंने माने। पहला तो कर्ता होना चाहिए, चाहे वो एक कर्ता हो या दो। फिर क्रिया का एक निश्चित उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य को पूर्ति हेतु गतिविधि। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, आपका उद्देश्य है परीक्षा को पास करना, तो वेबर के अकॉर्डिंग ये क्रिया नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप अकेले कर रहे हो, कोई दूसरा उससे इफेक्टेड नहीं हो रहा। लेकिन पार्सन्स के अकॉर्डिंग ये क्रिया है, क्योंकि आप क्रिया कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, प्लस आपका एक उद्देश्य है, अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु आप गतिविधि कर रहे हो। अब आप कहीं भी बैठ के कुछ भी मूवी वगैरह कुछ भी देख रहे हो, यदि आपका उसका कोई पर्पज़ है, कुछ उससे आप समझना चाहते हो, तो उसको ये क्रिया मानेंगे। तो जो चीज़ें उद्देश्य विहीन है, निरर्थक रूप से की जाती हैं, उनको पार्सन्स ने क्रिया नहीं माना। लेकिन यदि कर्ता का कोई उद्देश्य रहा है उस कार्य को करने में, तो वो सभी चीज़ें क्रिया के अंतर्गत आएंगी। तो ये तीन घटक माने, कर्ता, उद्देश्य और उद्देश्य की पूर्ति हेतु गतिविधि। ठीक है, इसको ऊर्जा भी कह सकते हैं, जो वो ऊर्जा डालता है अपने एक्शन को पूरा करने में। पार्सन्स के अकॉर्डिंग जो क्रिया होती है, इसके पीछे मुख्यतया जो प्रेरक तत्व होते हैं, या जो कारक जिनको कह सकते हो आप, या किन वजहों से क्रिया होती है, वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इन्होंने वो तीन कारक बताए हैं। पहला तो खुद व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है, यानी खुद कर्ता। दूसरा होता है कि परिस्थितियां कैसी हैं, क्योंकि व्यक्ति परिस्थितियों के वशीभूत होकर के ही क्रिया करता है। तो दूसरा क्रिया के पीछे का जो कारक होता है, वो होता है परिस्थिति। और तीसरा होता है कि प्रेरणा, उसको लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु मोटिवेशन किस प्रकार की आ रही है या कहाँ से आ रही है, ये निर्धारित करता है कि वो कैसी क्रिया करेगा। जिस तरीके की उसको मोटिवेशन आ रही है, यदि कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के उससे कुछ बोल रहा है, तो उसको मोटिवेशनल जो चीज़ है वो मिलेगी इमोशनल। और यदि कोई उससे बहुत ज़्यादा तार्किक तरीके से कोई चीज़ बता रहा है, या उसको कोई चीज़ खुद से ही बहुत ज़्यादा तार्किक तरीके से समझ में आ रही है, तो वहाँ पर उसका जो मोटिवेशन लेवल होगा वो साधन साध्य को ध्यान में रखते हुए होगा। और यदि मूल्यों के वशीभूत होकर के वो कुछ कर रहा है, तो वहाँ पे उसका जो मोटिवेशन लेवल होता है, तो फिर वो मूल्यों, प्रतिमानों के आधार पर होता है। तो तीन चीज़ें मुख्य होती हैं जिनके आधार पर व्यक्ति क्रिया करता है: कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा। तो इसी प्रेरणा या जो ये मोटिवेशन है, इन्हीं प्रेरणाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तीन प्रकार की प्रेरणाएं बताई और तीन प्रकार की क्रियाएं बताई। ठीक, तीन प्रकार की प्रेरणा और तीन प्रकार की क्रिया कौन कौन सी इन्होंने बताई हैं? तो इन्होंने बताया, जो पहली प्रेरणा होती है, जो पहला मोटिवेशन व्यक्ति को मिलता है, वो होता है संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, कि व्यक्ति अपने संज्ञान के आधार पर, अपने तर्क वितर्क के आधार पर जब कोई एक्शन लेता है, तो इसको इन्होंने संज्ञानात्मक प्रकार की उत्प्रेरणा या मोटिवेशन कहा है। इसके आधार पर जब व्यक्ति क्रिया करता है, तो वो लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, साधन साध्यों को सोचते हुए क्रिया करता है। तो इसमें संज्ञानात्मक मोटिवेशन और साधनात्मक क्रिया। ठीक है, ऊपर ये प्रेरणा है, नीचे क्रिया के प्रकार हैं। तो संज्ञानात्मक प्रेरणा और साधनात्मक क्रिया इन्होंने बताई। दूसरा मोटिवेशन का प्रकार बताया भावनात्मक,
यानी कैथेक्टिक। जब व्यक्ति को इमोशनल चीज़ें मोटिवेट करती हैं कुछ भी क्रिया करने के लिए, तो वहाँ पर वो भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। वहाँ पे वो कोई चीज़ ये नहीं सोचता कि साधन क्या है और उद्देश्य, ये चीज़ मतलब इतना ज़्यादा नहीं, तो वो उसके पीछे उसके जो फीलिंग होती हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती हैं, तो वहाँ पर जब वो क्रिया करता है तो उसको बोलते हैं अभिव्यंजक। तीसरे प्रकार का मोटिवेशन उसको मिलता है उसके मूल्यों से। तो जब वो मूल्यों से ध्यान में रखते हुए कोई एक्शन करता है तो उसको कहते हैं कि वो नैतिकता के आधार पर क्रिया कर रहा है, तो वो होती है नैतिक क्रिया। तो 3 प्रकार की इन्होंने प्रेरणाएँ बताई जो व्यक्ति को मोटिवेट करती हैं। एक तो पहली हो गई संज्ञानात्मक कि वो कुछ तर्क देता है, कुछ उसके उद्देश्यों के आधार पर क्रिया करता है, तो वहाँ पर वो साधनों को ध्यान में रखते हुए करता है। दूसरी होती है फीलिंग्स, इमोशंस, कैथेक्टिक, और तीसरी मूल्यों के आधार पर इवेल्युएट करता है वो। तो ये 3 प्रकार की क्रियाएं साधनात्मक, अभिव्यंजक और नैतिक क्रियाएं वो करता है। तो ये इनका क्रिया सिद्धांत था। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे पार्सन्स का पैटर्न वेरिएबल। ऐसे ही सेफ रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।